हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जैसा कि आप स्टोइचियोमेट्री अथवा मोल अभिधारणा की ये जो सीरीज देख रहे हो, इसके अंदर अभी तक मैं आपको मोल परमाणु, मोल अणु, जिसको हमने ग्राम परमाणु तथा ग्राम अणु बोला था, ऐसे ही अगर मुझे कुल परमाणु की संख्या निकालनी है, कुल अणुओं की संख्या निकालनी है, तो हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ग्राम परमाणु भार तथा ग्राम अणु भार क्या होता है, उसके ऊपर भी मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स लास्ट एपिसोड में बता दी थी। आज इस एपिसोड में आप ये देख रहे हो, मैं कुछ और प्रॉब्लम्स इसी के ऊपर ऐड करने जा रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और इससे आप आगे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार तथा मॉलिक्यूलर मास मतलब अणु भार पर आधारित प्रश्न। जल के 36 ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यह आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जल के 36 ग्राम में। तो तुमको मैं पहले ही इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं यह बता चुका हूं। अब देखिए, यहां पर 36 ग्राम जल दे रखा है, दिया गया है 36 ग्राम वाटर H2O। इसका मतलब हमको यहां पर भार दिया गया है, भार दिया गया है। अब मुझे निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 36 ग्राम में कितने अणु हैं यह पता कर लेते हैं। 36 ग्राम H2O में उपस्थित H2O के अणुओं की संख्या। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, अणुओं की संख्या, इसका मतलब मोल अणु को एवोगैड्रो संख्या से गुणा करना पड़ता है। यह हमने एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर दिया, तो मोल अणु 36 ग्राम तो दिया गया भार है, और डिवाइड मैं कर दूंगा जो H2O का ग्राम अणु भार है 18 ग्राम। ये ग्राम अणु भार, इसको हम Na से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2Na अणुओं की संख्या आ गई स्टूडेंट्स। लेकिन आपको अणु थोड़ी निकालने थे, आपको तो इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे। क्या हम जानते हैं क्या कि एक अगर H2O का अणु होता तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते? हां, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 2 + 8, ये देखिए, तो ये 10 हो गया। तो एक जो वाटर का अणु है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 2Na होंगे तो देयरफॉर जो 2Na H2O के अणु हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 2Na × 10, ये देखिए, तो आंसर 20Na आ गया। तो जो हम यहां पे लिख सकते हैं, 36 ग्राम हमको H2O गिवन था, उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये 20Na हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आंसर हो गया आपका। देखिए कहां दे रखा है आपको, ये आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी सही आंसर है स्टूडेंट्स। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, जब भी हमको इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ये देखिए, अच्छा जरूरी नहीं है कि कुल इलेक्ट्रॉन पूछे, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। तो देखिए, जब भी हमको कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या
कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। बोला जाएगा तब हमेशा हम क्या करेंगे, जो भी अणुओं की संख्या होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए यहां पर कुल अणुओं की संख्या, अच्छा अणु की जगह आपको आयन भी मिल सकता है बच्चों, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एक अणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन से। ये देखिए ये है फॉर्मूला, अथवा एक अणु में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हो गया क्या सभी बच्चों को? और जैसा भी आपको मैंने बताया कि अणुओं की जगह अगर आपको आयन मिल जाए तो यहां पे कुल अणुओं की संख्या की जगह हम लिख देंगे कुल आयनों की संख्या। इस प्रकार की प्रॉब्लम ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये टिप, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है या संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, आप हमेशा इस सूत्र का उपयोग कर लोगे बच्चों। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम में आपको और देखिए समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए सभी बच्चे। देखिए बच्चों, जैसे जो अगला प्रॉब्लम है वो मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन तथा कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या करिए, एक जो CO2 अणु है, एक CO2 अणु, एक CO2 अणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो देखिए कार्बन यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 8 इंटू 2 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, और ऐसे ही अगर हम यहां पे लिखते हैं एक CO2 अणु में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो जो संयोजी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हम जानते ही हैं 8, मतलब बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12 और 4 16 हो गए। तो अब बस आपका आंसर आ गया। आपको 176 ग्राम CO2 अणुओं में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन तथा कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने थे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे 176 ग्राम में कुल अणुओं की संख्या पहले लिख लेंगे। तो अगर आप यहां पे कुल अणुओं की संख्या लिखेंगे तो जो यहां पे मोल अणु है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो संख्या से, और मोल अणु 176 ग्राम तो दिया गया भार है, डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ग्राम अणु भार, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो 32 और 12 44 ग्राम हो गया। ये ग्राम अणु भार है। इसको हम Na से गुणा कर देंगे। ये देखो बच्चों, तो आपको ये आंसर मिल गया 4Na। ये देखिए, तो अब यदि आप निकालना चाहते हैं 176 ग्राम में CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इज इक्वल टू हो जाएगा जो अणुओं की संख्या है
इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक अणु CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ये देखिए, और अभी हमको पता है कि एक अणु CO2 में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन 22 है, तो अणुओं की संख्या हमने कितनी निकाली 4Na। इसको मल्टीप्लाई 22 से कर दिया तो ये आपका 88Na आ गया। ये देखिए, ये तो पहला आंसर है। और ऐसे ही अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो 176 ग्राम CO2 में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन तो ये कितने हो जाएंगे, जो भी अणुओं की संख्या है उसको आप गुणा कर देंगे एक अणु CO2 में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ये देखिए बच्चों, तो यहां पे जो 4Na है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक अणु में 16 है, तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा 64Na। ये देखिए, समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो इसको लिख लीजिए। अगली प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल मिलता जुलता प्रॉब्लम मैंने अगला प्रॉब्लम यहां पे लिखा है। मैं चाहूंगा कि वीडियो पॉज करके आप सबसे पहले खुद प्रॉब्लम बना लीजिए। 64 ग्राम CH4 अणुओं में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन तथा कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आपको CH4 अणु दे रखे हैं 64 ग्राम, तो आपका समय शुरू होता है अब। बच्चों बना लिया सभी ने? ठीक है, तो चेक करते हैं जरा आपने क्या बनाया। देखिए, जैसा कि आपको मैंने टिप दिया कि जब भी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आप सबसे पहले एक अणु में लिख लीजिए। तो एक CH4 अणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन में 6 हैं और हाइड्रोजन में प्रति हाइड्रोजन परमाणु 1, मतलब 1 × 4, तो 6 + 4 10 हो गए। और ऐसे ही एक CH4 अणु में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है ना, और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास तो 1 होगा, तो 1 × 4, तो 4 + 4 8 हो गया। अब मैं 64 ग्राम में कुल अणुओं की संख्या लिख लेता हूं, तो मोल अणु इंटू एवोगैड्रो संख्या, तो 64 ग्राम दिया गया बाहर है और डिवाइड किससे करोगे 16 ग्राम, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4, तो यहां पे 4Na आ गया। 64 ग्राम CH4 में कुल इलेक्ट्रॉन अगर लिखने हैं तो जो भी तुमने अणु लिखे हैं 4Na, उसको एक अणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4Na × 10, तो 40Na। ऐसे 64 ग्राम CH4 में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो जो भी आपने अणुओं की संख्या लिखी है 4Na, एक अणु CH4 में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 32Na। तो आप अपना आंसर चेक करो, यही आंसर आ रहा है क्या? देखिए स्टूडेंट, जैसे जो अगला प्रॉब्लम है उसको जरा समझिए सभी। मैंने यहां पे लिखा है 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन, इसको हम N3- आयन बोलते हैं, तथा 4.2 ग्राम एजाइड आयन N3-1 में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। दो अलग अलग आयन हैं, लेकिन दोनों का जो दिया गया भार है वो 4.2 ग्राम है। क्या तुम इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हो? अच्छा, हाँ, ओके, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, हाँ, तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप खुद बना लो। बच्चों अब देखो आपने कैसे बनाया और आपका आंसर क्या है, और क्या वो सही आंसर है क्या, चेक करते हैं जरा। देखिए, जैसे कि यहां सबसे पहले जो N3- आयन है, जिसको हम नाइट्राइड आयन बोल रहे हैं, एक N3- आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज है, नाइट्रोजन इसका परमाणु क्रमांक 7, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तब जाके ये 2 8 हो गया है, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसलिए -3 चार्ज। तो देखिए, अगर कुल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है N3- में तो 10 है,
और बाह्यतम कोश में कितने हैं? 8 हैं। तो 1n3 माइनस आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन 10 और 1n3 माइनस आयन में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हैं? 8 हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही हम पहले एजाइड आयन को और देख लेते हैं। तो देखिए एजाइड आयन ये दे रखा है, ये जो एजाइड आयन है इसमें आप देख रहे हैं कि 3 नाइट्रोजन है, N3 है, और प्रत्येक नाइट्रोजन में ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इंटू 3 तो 21 और -1 चार्ज है। तो इसका मतलब अगर आप यहां कैलकुलेट करते हो 1n3 माइनस आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तो देखिए नाइट्रोजन में 7 इंटू 3 और -1 के कारण +1 करना पड़ेगा, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो 7 इंटू 3 + 1 तो 22 हो गए। और ऐसे ही अगर मैं 1n3 माइनस आयन में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखता हूं तो फिर कितना लिखोगे आप? हर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आंसर है 5 है। तो 3 नाइट्रोजन होने के कारण 5 इंटू 3 और -1 है, ऑब्वियसली वो बाह्यतम कोश में ही हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो +1 कर दोगे मतलब 16। ये देखो बच्चों, तो ये हमेशा सबसे पहले कर लेना चाहिए। अब आप 1 बाय 1 दोनों में निकालोगे। तो सबसे पहले अपन जो 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है उसमें निकालते हैं, मतलब N3 माइनस। ये देखिए, तो इसमें तुम पहले क्या निकालोगे? आयनों की संख्या, क्योंकि ये आयन है, आयनों की संख्या। फॉर्मूला हमेशा वही अप्लाई होगा, जैसे यहां पे मोल आयन, और इसको हम Na से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मोल आयन भार 4 बटे, ये देखिए नाइट्रोजन, इसका ग्राम परमाणु भार, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है, तो 14 ग्राम परमाणु भार। ये Na से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ये 0.3 Na मिल रहा है। ये देखिए, तो ये आयनों की संख्या आ गई। अब आप इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा, अतः जो 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे निकालोगे? जो तुमने आयनों की संख्या लिखी है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन से। ठीक है बच्चों, तो आयनों की संख्या ये है 0.3 Na, और एक आयन जो आपका नाइट्राइड आयन है, एक आयन में उपस्थित कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 हैं। तो ये 30 Na आंसर आ गया। ये देखिए 30 Na आया है या 3 Na आया है? कितना है? जब तुम यहां से डेसिमल हटाओगे तो 10 से 10 कैंसिल, तो 3 Na आंसर आया है ना। ये देखिए, तो एक तो ये आंसर आ गया, तथा जो 4.2 ग्राम ही नाइट्राइड आयन है में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आयनों की संख्या और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक आयन में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन से। ये देखिए, तो आयनों की संख्या 0.3 Na है, और जो एक आयन है
संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें 8 हैं, तो इसका मतलब ये 2.4 Na आंसर आ जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा जो पहला पार्ट था उसका आंसर आ गया। अब जो दूसरा पार्ट है उसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए कि आपने यही रिजल्ट लिखे हैं क्या दोनों। देखिए बच्चों, इसी का जो दूसरा पार्ट था जिसमें आपसे पूछा गया था एजाइड आयन, उसका भी 4.2 ग्राम ही था, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसके लिए हमने ये पहले ही एक्सरसाइज करके रख ली थी कि जो एजाइड आयन है, अगर एक आयन में कुल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 22 और कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 16। तो अब देखिए 4.2 ग्राम एजाइड आयन, इसमें सबसे पहले आयनों की संख्या, तो 4.2 ग्राम तो दिया गया बाहर है, डिवाइड बाय 42 ग्राम करना पड़ेगा। सही लिखा है मैंने? नाइट्रोजन 14, क्योंकि 3 नाइट्रोजन परमाणु है तो ग्राम अणुभार से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 42, तो ये 0.1 Na आ गया। अब आप 4.2 ग्राम एजाइड आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तो जो भी आयनों की संख्या है एक आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.2 Na आ गया। और ऐसे ही अगर 4.2 ग्राम एजाइड आयन में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो जो 0.1 Na आयनों की संख्या है एक आयन में उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.6 Na आंसर आएगा। अब आप अपने आंसर चेक कर लो बच्चों, जरा कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने? तो क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर मिलती है तो क्या हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, बना पाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कुछ और प्रॉब्लम्स को आगे मैं ऐड करता हूं। सबसे पहले ये लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है उसको समझिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम भार इलेक्ट्रॉन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसका आपको भार दे रखा है 1 किलोग्राम, तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपसे पूछ रहा है, और इसके लिए आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अच्छा, यहां पर यह भी दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का भार 9.108 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। ये ऑलरेडी हम पहले ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भार इतना होता है किलोग्राम में। ये 1 इलेक्ट्रॉन का भार है या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भार है? क्या है? हाँ, आंसर है ये 1 इलेक्ट्रॉन का भार है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना सभी को जरूरी था। तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का भार ये 9.108 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम ऑलरेडी पता है, नोन है। तो सबसे पहले जब इतने किलोग्राम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो क्या? हाँ, और जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई तो फिर आप तो मोल इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकते हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि 9.108 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः 1 किलोग्राम में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी यहां पर 1 डिवाइड बाय 9.108 की पावर -31। ये देखिए, आपको ये पता चल गए 1 किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अतः जैसा हम जानते हैं कि अणुओं की संख्या मोल अणु इंटू Na होता है, वैसे ही अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? मोल इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई बाय Na। ये देखिए, तो मैं यहां पे लिख दूंगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमने इतनी लिख रखी है 1/9.108 इंटू 10 की पावर -31
इज इक्वल टू जो मोल इलेक्ट्रॉन है और एवोगैड्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, तो यहां से आपको मोल इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में। मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में। तो कितने हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएगा 1/9.108 इंटू 10 की पावर -31, और ये भी पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, कहीं दे रखा है क्या इस प्रकार का रिजल्ट? हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर डी में कुछ ऐसे दे रखा है, ये 1/9.108 इंटू 6.023 इंटू ये 10 की पावर +31 और -23 ऊपर चले गए, तो ये 10 की पावर 8 हो गया ये देखिए। तो आपको क्या निकालने थे? मोल इलेक्ट्रॉन, वो आपने यहां पे निकाल लिए, यही आपका सही आंसर है। तो इसलिए हमको डी आंसर रिपोर्ट करके आना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? चलिए अगली प्रॉब्लम को देख लेते हैं जरा। देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है उसको जरा समझिए सभी स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम परमाणु उपस्थित है? परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो मुझे लगता है कि अब इसको तो आप बहुत आसानी से खुद ही सॉल्व कर पाओगे। 24 ग्राम कार्बन में, 56 ग्राम आयरन में, 27 ग्राम एल्यूमिनियम में, 108 ग्राम सिल्वर में। कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ओके, तो आप सबसे पहले चाहें तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए सभी, और इसका आंसर क्या होगा? 24 ग्राम कार्बन में, तो यहां पर जो परमाणुओं की संख्या है ये देखिए, ये हो जाएगा ग्राम परमाणु या मोल परमाणु, और इसको एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 ग्राम तो दिया गया भार है, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन का ग्राम परमाणु भार इंटू Na, तो आंसर 2Na आ जाएगा यहां पे। ऐसे अगर मैं बी ऑप्शन को देखूं जहां पे 56 ग्राम आयरन में लिखा हुआ है, तो यहां पे अगर हम परमाणुओं की संख्या लिखेंगे तो अब तो बहुत आसान हो गया ये। यहां पे तो 56 ग्राम ही दिया गया, इसका ग्राम परमाणु 56 होता है, ये देखिए, और इंटू Na, तो यहां पर परमाणु की संख्या है। ऐसे ही अगर इसकी जगह सी ऑप्शन देखते हैं तो सी ऑप्शन 27 ग्राम एल्यूमिनियम में, तो यहां पर जो परमाणुओं की संख्या है ये हो जाएगा 27 ग्राम, इसका ग्राम परमाणु भार भी 27 ही ग्राम होता है, इंटू Na, तो ये Na आंसर आ गया। और ऐसे ही जो लास्ट ऑप्शन सिल्वर का दे रखा है 108 ग्राम सिल्वर में, तो यहां पर जो परमाणुओं की संख्या होगी ये 108 ग्राम डिवाइड बाय 108 ग्राम और इंटू Na, क्योंकि आपको ग्राम परमाणु भार सिल्वर का 108 ही दे रखा है, तो यहां पे भी Na आंसर आ जाएगा। मतलब जो बी, सी और डी ऑप्शन है सभी में परमाणुओं की संख्या समान है, और जो ए ऑप्शन है वहां पे 2Na है, और आपसे अधिकतम परमाणु पूछे गए थे, तो इसलिए ए आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। प्रैक्टिस तो हम करते रहेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। जो अगली क्लास आप देखने जा रहे हैं, अगला जो एपिसोड देखने जा रहे हैं, उसके अंदर जो एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा, और फिर आपको उसके अगले एपिसोड में तुल्यांकी भार
इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा। तो उनके लिए तैयार रहिएगा और ये एक एक प्रॉब्लम को ढंग से अपनी कॉपी में आप डिक्टेट कर लीजिए, वापस बना बना के देखना है तो फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना बच्चों? तो लिखिए जरा सभी।